वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूँ ऐश्वर्या यूट्यूब मंदिर से। आज मैं आपको संगठन जो पाठ 5 चल रहा है संगठन, उसमें संगठन के प्रकारों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम संगठन एक ढांचा है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। संगठन एक तरह का जो एक मैनेजर जो है किसी भी उद्यम में, किसी भी कंपनी में जब भी संगठन का कार्य करते हैं, प्लानिंग के बाद जो संगठन आता है उसका कार्य करते हैं, तो उस समय संगठन का एक ढांचा तैयार करते हैं। एक पेपर में पूरा या पेपर वर्किंग पूरी करते हैं जिसमें पूरा ढांचा तैयार किया जाता है। इस ढांचे में सारी जॉब पोजीशन जो होती है, यानी कितने कार्य है और कौन कौन सी पोजीशन होगी जॉब की, किसके पास कितने अधिकार होंगे, किसके पास कितनी जिम्मेदारी होगी, इन सब के बारे में सोचा जाता है। और इस समय ही यह निर्णय लिए जाते हैं कि कौन क्या करेगा और किसके द्वारा किया जाएगा, कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन किससे ऑर्डर लेगा। इस ढांचे में सबकी जिम्मेदारियां, सबके अधिकार तय किए जाते हैं और कितनी जॉब्स होगी, कितने कर्मचारी काम करेंगे, वो कर्मचारी के ऊपर कितने बॉस होंगे, ये सब पूरा एक ढांचा तैयार किया जाता है। तो बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ते हैं, संगठन ढांचा संगठन प्रक्रिया का परिणाम है। संगठन ढांचा जब तैयार किया जाता है वो एक तरह से रिजल्ट है संगठन प्रक्रिया का। संगठन प्रक्रिया आप पढ़ चुके हैं पहले से ही। उसमें क्या था, पहला पॉइंट था कार्य की पहचान करना, दूसरा था कार्य की पहचान करने के साथ विभाजन करना, फिर विभागीकरण करना, फिर जॉब्स देना एम्प्लॉइज को यानी कर्मचारी को जॉब बांटना, फिर कर्तव्य का निर्धारण करना, फिर रिपोर्टिंग करना। ये चार जो है इसके स्टेप थे। तो इन चारों स्टेप का जो रिजल्ट है, एंड रिजल्ट वही होता है संगठन का ढांचा, यानी संगठन ढांचा ही एंड रिजल्ट होता है। एक प्रभावी संगठन एक उद्यम की लाभदायकता में वृद्धि करता है। जिस भी उद्यम में संगठन का ढांचा प्रभावी है तो संगठन को लाभदायकता पहुंचाती है। यानी एक प्रभावी संगठन ही एक उद्यम को लाभदायकता में वृद्धि कर सकता है, उसके लाभों को बढ़ा सकता है। यानी अगर एक संगठन में पहले से ही क्लियर है कि कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, किस पोस्ट वाले की कितनी जिम्मेदारी है, किस पोस्ट वाले के कितने अधिकार है, और पूरे संगठन में कितनी जॉब्स होगी, यानी कितने ऑफिसेज होंगे, कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, कितने प्रबंधक होंगे, कितने विभाग है, ये सब का निर्णय पहले से ले लिया जाता है। तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कार्य वहाँ पे रिपीट नहीं होते और कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट होते हैं। इसकी वजह से कोई भी उद्यम लाभदायकता में वृद्धि हो सकती है, यानी लाभ कमा सकता है। यह संबंध स्थापित करता है लोग, काम एवं संसाधन के बीच। संगठन ढांचा का काम ही यही है कि एक संबंध स्थापित करे, यानी जोड़े। तीन चीजों को ये जोड़े रखता है। एक तो लोग यानी वहां के जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो, दूसरा है यहाँ पे काम यानी उनकी जॉब्स जिसके लिए जिसमें वो काम कर रहे हैं, यानी जो लोग जिस जॉब के लिए काम कर रहे हैं उनकी जॉब, और संसाधन यानी उस संगठन उस उद्यम के रिसोर्सेज। एक उद्यम के रिसोर्सेज उसके यानी संसाधन, उसके कर्मचारी और उनके काम करने की उनके कार्य, इन तीनों को जोड़े रखने का काम यह संगठन ढांचा करता है। यानी वहाँ पे जो कर्मचारी लोग लगे हुए हैं वो कौन सा काम करेंगे और किस तरह के संसाधन उपयोग में आएंगे, इन सबको जोड़े रखने का काम संगठन ढांचे का होता है। अब संगठन ढांचे के प्रकार। संगठन ढांचे के जो दो प्रकार है मेनली। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संगठन ढांचा तैयार करते समय यह पहले से ही सोचा जाता है कि अधिकार किसके क्या होंगे, जिम्मेदारी किसकी क्या होगी। ये अधिकार और जिम्मेदारी जो वर्ड है ये बार बार आ रहा है, तो बार बार आने का क्या तात्पर्य है। अधिकार अगर किसी व्यक्ति के पास ज्यादा हो जाते हैं और जिम्मेदारियां कम होती है तो उस वजह से कभी कभी प्रबंधक अधिकारों का गलत फायदा उठा सकता है, और अगर जिम्मेदारियां ज्यादा है तो वो और अधिकार नहीं है तो अपनी जिम्मेदारी को सही समय पर पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिम्मेदारियों को निभाने के लिए भी कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है। तो इस ढांचे में ये देखा जाता है कि किस कर्मचारी के पास कितने अधिकार होने चाहिए और कितनी जिम्मेदारियां होनी चाहिए, यानी बैलेंस बना के रखा जाता है या उनको बैलेंस बना
जहाँ पे सिर्फ एक या दो तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, यानी जहाँ पे प्रोडक्ट्स में वैरायटी नहीं होती, सिर्फ एक या दो तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं पर वो बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं, तो वहां पर एक जैसे कार्य का एक ग्रुप बनाकर उसका एक अलग से विभाग तैयार किया जाता है। प्रभागीय संगठन ढांचा में ये ऐसे संगठन में काम आता है जहाँ पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, यानी ज्यादा 5, 6 या 10, 12 प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो वहां पर सेम काम या सेम कार्य का एक अलग ग्रुप न बनाकर एक प्रोडक्ट का एक ग्रुप बना देते हैं, एक प्रोडक्ट का एक ग्रुप बना देते हैं, एक अलग ग्रुप। जैसे आपने देखा होगा ऐसी एक कंपनी होती है, वो शैम्पू भी बनाती है, वो साबुन भी बनाती है, वो क्रीम भी बनाती है, वो तेल भी बनाती है, वो हर तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है, 10-12 प्रोडक्ट्स बना रही है, तो वो क्या करेंगे, हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अलग विभाग होते हैं, तेल बनाने का विभाग अलग, साबुन बनाने का विभाग अलग, शैम्पू बनाने का विभाग अलग। इस तरह से प्रभागीय संगठन ढांचा में प्रोडक्ट के अनुसार यानी वस्तु के अनुसार विभाग बनाए जाते हैं। तो ये उन संगठन के लिए काम में आता है जहां पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, और यह उनके लिए अच्छा है जिनका एक ही प्रोडक्ट है पर बल्क में प्रोडक्शन होता है, यानी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो ये ढांचा उसके लिए काम आता है। अब इन ढांचा को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, इसके गुण और अवगुण भी दोनों देखेंगे। तो अब पढ़ रहे कार्यात्मक संगठन ढांचा। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि कार्यात्मक संगठन ढांचा की परिभाषा क्या है। तो कार्यात्मक संगठन ढांचे की समस्त प्रक्रिया यानी समस्त कार्य बड़े बड़े कार्यात्मक विभागों में वर्गीकृत करके की जाती है। जो कार्यात्मक संगठन ढांचा है इसमें समस्त कार्य को यानी सभी कार्यों को बड़े बड़े कार्यात्मक विभागों में बांट दिया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। संगठन के यानी उद्यम के जितने भी कार्य होते हैं उन सब कार्यों को बांट दिया जाता है बड़े बड़े विभागों में। किस तरह से बांटेंगे वो भी मैंने समझाया थोड़ी देर पहले कि सेल्स विभाग के जितने भी कार्य है वो सेल्स विभाग के अंदर रखेंगे, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सारे कार्य उससे रखेंगे, और रिसर्च और डेवलपमेंट से जो जुड़े हुए कार्य है वो उसमें रखे जाएंगे। रिसर्च और डेवलपमेंट में क्या होगा कि नया प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च करना है या पुराने प्रोडक्ट में कोई चेंजेस करना है, बाहर के वातावरण में कोई बदलाव होने वाला है, नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, इसके बारे में रिसर्च होती है, तो इससे जुड़े हुए कार्य उस विभाग में रखे जाएंगे। परचेज का एक विभाग होगा जहाँ पे खरीद रॉ मटेरियल कितना खरीदना है, कितना रखा हुआ है, कितना बचा हुआ है, उसके हिसाब से नया खरीदना है, रॉ मटेरियल में बदलाव करने, इसके बारे में परचेज का विभाग होगा यानी क्रय विभाग भी होता है। तो इस तरह से समस्त कार्यों को बड़े बड़े विभागों में बांट दिया जाता है, कार्यों को बड़े बड़े विभागों में बांट दिया जाता है, और इसी को कार्यात्मक संगठन ढांचा कहते हैं। समान भाषा में कहें तो समान प्रकृति के सभी कार्यों को संगठन के एक भाग में रखकर, यानी दूसरी परिभाषा इसकी है कि समान कार्य यानी एक जैसे जितने भी कार्य है उसको एक विभाग में रखकर, और इस तरह से सारे कार्यों को एक एक विभाग जो भी उनका ग्रुप बनाकर उनके एक एक भाग में रख दो, और उसका एक अध्यक्ष बना दो जो सारी चीजों को तालमेल बिठा के रखेगा, सारे विभागों में तालमेल बिठा के रखेगा। जिसकी परिभाषा है समान प्रकृति के सभी कार्यों के संगठन के एक भाग में रखकर एक समन्वयक अध्यक्ष के अधीन कर दिया जाता है, यानी समान तरह के कार्य को एक विभाग में रखकर उसको एक समन्वय अध्यक्ष के अधीन रखा जाता है जिसका वो तालमेल बिठा के रखता है। तो इस तरह से कोई भी संगठन ढांचा काम करता है, यानी एक तरह के कार्य को एक विभाग में रखा जाता है, इस तरह से सारे संगठन उद्यम के कार्य को बांट दिया जाता है और उन सबका तालमेल करने के लिए एक अध्यक्ष को रखा जाता है। अब है संगठन जो कार्यात्मक संगठन ढांचे के गुण। पहला गुण है विशिष्टीकरण पर बल देता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक कर्मचारी को एक कार्य दिया जाता है वो भी उसकी योग्यता अनुसार। तो इस वजह से एक कर्मचारी के पास एक ही काम रोज उसको वही काम मिलता है तो वो उस काम को करने में एक्सपर्ट हो जाता है और इस वजह से विशिष्टीकरण आता है। तो संगठन ढांचा ज्यादातर विशिष्टीकरण पर बल देता है। संगठन ढांचे में ये देखा जाता है कि काम जो है एक्सपर्ट तरीके से हो, विशेष तरीके से हो, अच्छे से अच्छे तरीके से हो। दूसरा है सामंजस्य तथा
बाकी के इससे विभागों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम सेल्स विभाग में कोई बदलाव करने जाते हैं तो ना तो प्रोडक्शन विभाग में कोई फर्क पड़ेगा, ना रिसर्च डेवलपमेंट में, ना क्रय विभाग में कोई फर्क पड़ेगा। तो सारे विभाग अलग अलग होने की वजह से किसी एक विभाग में बदलाव होने से फर्क नहीं पड़ता है। इसे नियंत्रण करने और तालमेल बिठाने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। तीसरा है प्रबंधकीय कुशलता बढ़ने में सहायता करता है। प्रबंधकीय कुशलता बढ़ाने में जो प्रबंध है, हर प्रबंधक के पास अपना ही एक विभाग होता है और वो उस विभाग को हैंडल करने में, कंट्रोल करने में ज्यादा कुशल हो जाता है। एक प्रबंधक को अगर 4-5 विभाग संभालने होते तो उसको इतना एक्सपर्ट नहीं हो पाता, उसकी कुशलता इतनी उपयोग में नहीं आ पाती है। लेकिन एक प्रबंधक के पास जब एक ही विभाग है और एक तरह का ही कार्य है उसके पास, तो उसको करने में वो ज्यादा कुशल हो जाता है, जिससे उसकी कुशलता में बढ़ने में भी सहायता होता है। पुनरावृत्ति को कम करता है, काम रिपीट नहीं किया जाता। एक व्यक्ति को एक कार्य दिया जाता है, इस तरह से सारे व्यक्तियों में कार्य पहले से ही बांट दिया जाता है, तो न तो कार्य रिपीट होता है और न ही संसाधनों का दुरुपयोग होता है। कि काम रिपीट होंगे तो संसाधनों का वापस उपयोग करना पड़ेगा, इससे संसाधन वेस्ट होंगे, तो इससे पुनरावृत्ति कम होती है, जिससे लागत में कमी आती है। कर्मचारी के प्रशिक्षण को आसान बनाता है, यानी कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना। एक कर्मचारी को एक तरह का कार्य करना है तो उस कर्मचारी को सिखाते समय भी आसानी होगी, क्योंकि उसे एक ही तरह का कार्य सिखाना होगा। ट्रेनिंग देते समय हर कर्मचारी को एक ही कार्य सिखाना होता है, इस वजह से प्रशिक्षण भी आसानी से हो जाता है। सभी कार्य पर पूरा ध्यान दिया जाता है, प्रत्येक कार्य में पूरा ध्यान दिया जाता है कि हर कर्मचारी के पास एक कार्य होता है, ज्यादा बोझ नहीं होता है, तो सभी कार्यों का अच्छे से ध्यान दिया जाता है, कंट्रोलिंग की जाती है, अच्छा नियंत्रण किया जाता है और इस तरह से संगठन ढांचे के ये सारे गुण हैं। मेनली शिष्टीकरण आ जाता है, समन्वय और नियंत्रण आसानी से हो जाता है। तीसरा कुशलता बढ़ने में सहायता, यानी प्रबंध की कुशलता बढ़ती है। पुनरावृत्ति बहुत कम हो जाती है, कार्य को रिपीट नहीं किया जाता, न तो दोहराया जाता है। कर्मचारी का प्रशिक्षण आसानी से हो जाता है और सभी कार्यों पर पूरा ध्यान दिया जाता है। तो ये सारे कार्यात्मक संगठन ढांचे के पूरे गुण हैं। तो आज हम गुण ही पढ़ेंगे और कल हम इसके मतलब अगली वीडियो में हम इसके हानि पढ़ेंगे और दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। तो आप इस तरह के नोट्स एक बार अपने बुक से भी पढ़ लेना, बहुत आसान लिखे हुए हैं, एक बार पढ़ के देखना और इस तरह के नोट्स जो है कॉपी कर लेना, यानी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ताकि आपके एग्जाम बहुत अच्छे से काम हो जाए। इन पॉइंट्स को याद करना भी आसान है।